हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और क्वेश्चन आंसर सेशन में, और जिसमें हम आपके सवाल लेते हैं जो आप यूट्यूब पर और हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ दीपांशु हैं। आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब। तो दीपांशु, आज क्या सवाल है हमारे व्यूअर्स के, बताइए। सबसे पहला सवाल हर्षित बरूका जी का है कि हार्दिक पांड्या के बाद अगला ऑलराउंडर कौन हो सकता है जो उनकी जगह ले सकता है। वैसे तो इंडिया को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत अभी भी रहती है, लेकिन मिलता नहीं कोई। तो हार्दिक पांड्या के बाद जो आएगा, मतलब अभी इंडिया ढूंढ भी रहा है ऑलराउंडर, तो कौन हो सकते हैं वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। आधा जवाब शायद आपने खुद दे दिया कि हार्दिक पांड्या के बाद जो आएगा। सो मतलब एज ऑफ नाउ तो आपको कोई वैसा नहीं दिख रहा। और एक्चुअली अगर आप देखें, इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट हो, इंडियन क्रिकेट हो, आपको जेन्युइन ऑलराउंडर बहुत कम देखेंगे। और इंडिया के साथ तो जेन्युइन ऑलराउंडर शायद कपिल देव के बाद आपको दूसरा देखने को मिला नहीं। बाकी कोई गेंदबाज था जिसको आपने बल्लेबाज बना लिया, या बल्लेबाज था जिसने थोड़ी गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट कर दिया। उसी तरह के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात की जाए तो आपको देखने को मिले हैं। इंडियन क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में जिन खिलाड़ियों की चर्चा होती रही, उनमें वेंकटेश अय्यर का एक नाम हो सकता है, विजय शंकर की बात बहुत हुई है, शिवम दुबे की चर्चा बहुत हुई है। सो यही कुछ खिलाड़ी हैं, और इंडिया को मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई ऐसा खिलाड़ी नजर आ रहा है जो हार्दिक पांड्या जैसा जेन्युइन ऑलराउंडर हो सकता है। बात हो सकती है तो शायद राजअंगद बाबा की हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये जरूरी चीज कि वो डोमेस्टिक के मैचेस खेलें, फिट रहें और परफॉर्मेंस करके ऊपर आए। और वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको फास्ट ट्रैक भी किया जा सकता है एज ए ऑलराउंडर। सो उनके लिए स्कोप बहुत ज्यादा है। सो एक तो वो चॉइस हो सकते हैं। दूसरा, इंडियन क्रिकेट को ये चाहिए कि आपके पास जो मल्टी स्किल प्लेयर हैं, उनको एक स्किल पर ज्यादा फोकस करें। सपोज आप कोई ऐसा बल्लेबाज लेके आते हैं जो गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, सो अगर आप उसको डेवलप करें तो एक ऑलराउंडर की तरह उसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम गलती ये करते हैं कि हमें कोई ऐसा खिलाड़ी दिखता है जो थोड़ी बल्लेबाजी कर लेता है, थोड़ी गेंदबाजी कर लेता है, तो हम समझते हैं कि हमारे लिए ऑलराउंडर हो सकता है। वो बिट्स एंड पीसेस लॉन्ग रन में आपके लिए हमेशा जो है वो खतरनाक कहीं ना कहीं साबित होता है। तो एक स्किल तो कम से कम फॉर श्योर लेकर के आता हो जो आपकी टीम को देता हो। जैसे पुराने टाइम में आप देखेंगे, सचिन हो, सहवाग हो, सौरभ हो, जो उस वक्त ऑलराउंडर थे आपके, वो एक स्किल तो उनकी पक्की थी, दूसरे से कंट्रीब्यूट कर सकते थे। सो टीम का बैलेंस कहीं ना कहीं उससे बेटर बन जाता है। और जेन्युइन ऑलराउंडर अगर आपके पास ना भी हो, तब भी आपका काम चल सकता है। अगला सवाल अर्जुन प्रसाद जी का है कि अश्विन के बाद कौन हो सकता है भारतीय टीम में ऑफ स्पिनर। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अश्विन 36 साल के हो चुके हैं और अभी उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की बात भी की थी कि लास्ट टेस्ट के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रिटायरमेंट ले लूं। तो अश्विन के बाद किन किन ऑफ स्पिनर को देखती है कि इंडिया टीम में आएंगे वो। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें तो शायद सेलेक्टर्स ने अब तक नीचे से कुछ खास स्पिनर्स को ऊपर लेकर के नहीं आए हैं। अगर स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम की बात की जाए, सो वहां पर सबसे पहली चीज कि आपको नीचे से स्पिनर्स लेकर के आने पड़ेंगे जो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं आर अश्विन के। और सिर्फ आर अश्विन ही क्यों, आपको और भी खिलाड़ी जैसे जडेजा का भी कुछ टाइम के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा। सो जो स्पिनर आपको अराउंड में दिख रहे हैं, जो प्रॉपर स्पिनर आप कहते हैं, क्लासिक स्पिनर की बात करते हैं, वो अगर डोमेस्टिक में देखें तो आप शायद नजर जाएगी आपकी शम्स मुलानी की तरफ। कुछ और खिलाड़ी जिसमें सौरभ कुमार को बीच में इंक्लूड किया गया था जो अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्पिनर जो आपको नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर है। ऑफ स्पिनर बहुत कम आपको दिखेंगे। जैसे एमपी से खेलते हैं सारांश जैन, अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, लेकिन उनको फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ऑलरेडी वो 30 साल के हैं। जलस सक्सेना को देखेंगे तो ऑलरेडी वो अश्विन से ज्यादा उम्र के हैं, जबकि बहुत प्रूवन प्लेयर रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी में देखें, उनके रिकॉर्ड्स बहुत आउटस्टैंडिंग रहे हैं। तो ज्यादातर आपको जो ऑफ स्पिनर जो है मिल रहे हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है कहीं ना कहीं। एक खिलाड़ी की बात मैं यहां पर जरूर करूंगा जो इस साल सौराष्ट्र के लिए डेब्यू भी किया था, उन्होंने, युवराज सिंह डोडिया। थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे गेंदबाजी करते हैं, बट प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा रहा था। सो युवा खिलाड़ी हैं, सीजन बाई सीजन आपको असेस करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें अपनी स्किल में और लेकर के आते हैं। लेकिन हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात है तो आप बात कर सकते हैं शम्स मुलानी की। आबिद मुश्ताक ने बहुत अच्छा गेंद डाला है, जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, वो भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उसके अलावा निनाद राठवा की बात कर सकते हैं, अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है और वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कहीं ना कहीं कर सकते हैं। सो जडेजा वाला जो रिप्लेसमेंट है टेस्ट मैच क्रिकेट में, सो निनाद राठवा की तरफ भी इन फ्यूचर देखा जा सकता है क्योंकि बहुत यंग खिलाड़ी हैं अभी वो भी। अगला सवाल गौतम शिंदे जी का है कि श्रेयस अय्यर को सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खिलाना चाहिए क्योंकि सूर्य कुमार यादव अगर एक दो वनडे में अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं तो वो श्रेयस अय्यर से मोर डेडली हो जाएंगे और नंबर 6 पर भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फिनिशर। वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं।
देखिए वो दिन कब आएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो दिन कब आएगा। आप इस भरोसे नहीं रह सकते कि सूर्य कुमार यादव एक दिन परफॉर्म कर देंगे तो चीजें बदल जाएंगी और सब कुछ वैसे हो जाएगा। श्रेयस अय्यर ने वनडे क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, तो उस प्रदर्शन के दम पर वो डिजर्व करते हैं, उस 11 में उनकी जगह कहीं ना कहीं बनती है। और सूर्य कुमार यादव बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, अगर परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए बेटर प्लेयर हो सकते हैं श्रेयस अय्यर से, लेकिन वो दिन कब आएगा, सवाल वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि आपको श्रेयस अय्यर को सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए, वनडे क्रिकेट नहीं खिलानी चाहिए। उनके पास वर्सेटाइल बैटिंग है फॉर वनडे क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। टी20 क्रिकेट में जरूर मैं देखता हूं कि थोड़ा सा फिर पीछे रह जाते हैं जब अगर उनका कंपैरिजन आप सूर्य कुमार यादव के साथ करेंगे, लेकिन वनडे क्रिकेट तो स्टिल अच्छा खासा स्कोप है उनके लिए। अगला सवाल परेश छावड़ा जी का है कि क्या उपेंद्र यादव को वेस्टइंडीज दौरे पर मौका मिल सकता है केएस भरत की करंट फॉर्म को देखते हुए? और वो कह रहे हैं कि उन्होंने रन भी बनाए अच्छे, इंडिया के लिए भी खेले हैं पिछले साल, तो उपेंद्र यादव क्या हो सकते हैं विकल्प? बिल्कुल हो सकते हैं यार, उनके रिकॉर्ड बड़े जबरदस्त है और तीनों फॉर्मेट में उनके रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा उन्होंने ओवरऑल इन टोटलिटी में देखें तो किया है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सेलेक्टर्स अभी ईशान किशन और केएस भरत के बियॉन्ड नहीं देखेंगे, बिकॉज केएस भरत जरूर ये 4 मैचेस वाटर गावस्कर ट्रॉफी, एक मैच डब्ल्यूटीसी फाइनल, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, ये सही बात है। लेकिन उनके भी अगर आप डोमेस्टिक के रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत शानदार हैं। और विकेट कीपिंग भी सबसे अच्छा विकेट कीपर आपके पास रिद्धिमान साहा के अलावा अगर कोई है तो वो केएस भरत है, इन टर्म्स ऑफ ग्लव वर्क अगर बात की जाए। मुझे मुश्किल लगता है कि इस सीरीज में वो केएस भरत को ड्रॉप करेंगे, बिकॉज बहुत टाइम से उनको ग्रूम भी कहीं ना कहीं किया जा रहा था। और उनके फेलियर के पीछे मैं एक वजह जो साफ देखता हूं कि आपके बहुत सारे खिलाड़ी जो आईपीएल से आते हैं, हाई प्रोफाइल प्लेयर होते हैं, उनको एक अंदाजा होता है उस लेवल पर खेलने का, टॉप लेवल पर खेलने का, बड़े क्राउड के सामने खेलने का, और वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं 1.4 बिलियन इंडियंस की, उसको देखने का। शायद केएस भरत के साथ वो चीज नहीं है। जो पुराने खिलाड़ी आपके जैसे होते थे वो कुछ उस तरह के हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त कई बार आपको चाहिए होता है यूज टू होने के लिए, इंडियन ड्रेसिंग रूम में अपने आप को स्टैब्लिश करने में जो थोड़ा सा वक्त कई बार चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास स्किल नहीं है, वो बल्लेबाजी नहीं कर सकते, वो कीपिंग नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम फॉर केएस भरत। अगला सवाल जी लर्निंग पॉइंट का है कि आकाश माधवाल वो अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कि टी20 और वनडे के बॉलर बन सकते हैं और हर्षित राणा बेटर चॉइस है टेस्ट क्रिकेट के लिए। दोनों ने इस साल आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन भी किया था। मैं 100% एग्री करता हूं, मैंने भी इस पर वीडियोस किए थे स्पेशली आकाश मडवाल के लिए। टी20 क्रिकेट में आई थिंक बहुत मजे हुए गेंदबाज हैं, लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी जिसकी बात आप करते हैं, वेरिएशन, और बहुत बार हम बात करते हैं ना जब टी20 क्रिकेट में वेरिएशंस की, बहुत गेंदबाज बहुत ज्यादा वेरिएशन करने लग जाते हैं, उसमें फिर कई बार होता है कि वो अपना कंट्रोल खो जाते हैं गेंदबाजी से। आकाश के साथ मैंने जो अच्छी चीज देखी है, बहुत सटल वेरिएशन करते हैं, बहुत छोटा सा वेरिएशन होगा जो बल्लेबाज को डिसीव करने के लिए काफी है। अच्छी पेस पर गेंद डालते हैं और क्वालिटी उनके साथ जो है कि वो गेम की तीनों स्टेज पर अच्छा गेंद डाल सकते हैं, चाहे नई गेंद हो, चाहे मिडिल ओवर हो या पुरानी गेंद हो। ये इस तरह के ऑलराउंड गेंदबाज आपको इंडियन क्रिकेट में कम दिखते हैं। काबिलियत तो उनमें कहीं ना कहीं है जो उन्होंने इस बार के परफॉर्मेंस में भी ट्रांसलेट करके दिखाई है। और टी20 क्रिकेट तो फॉर श्योर इंडिया के लिए खेल सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में, शायद उनको ट्राई भी किया जाए कुछ वक्त के बाद, ये देखना पड़ेगा। बाकी हर्षित राणा की बात जो की, उनके बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ कि रेड बॉल के बहुत अच्छे गेंदबाज हो सकते हैं, पेस उनके पास है, हाइट उनके पास है, अच्छा डेक को हिट करते हैं, मूवमेंट भी उनकी गेंद में होती है। पोटेंशियली बहुत अच्छे गेंदबाज है, पहला सीजन था, 21-22 साल का लड़का है, बहुत स्कोप है। नॉर्थ जोन की तरफ से उनको सेलेक्ट भी किया गया है, अब देखते हैं कि यहाँ पर दिलीप ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो एक कदम तो उनको आगे बढ़ा दिया गया सेलेक्टर्स की तरफ से। बहुत शुक्रिया दीपांशु आपका व्यूअर्स के सवाल लेने के लिए, और व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया अपने सवाल भेजने के लिए। इसी तरह से आप सब अपने सवाल भेजते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है इंडियन क्रिकेट को लेकर के, ये टू वे कम्युनिकेशन इसी तरह से बना रहे, आपके सवाल भी हम लेते रहें और इसी तरह से हमारा डिस्कशन चलता रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में।